अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो मेरा बेटा, खैरियत से हो? अब रिवीजन नहीं मिशन है, इंटर की स्टूडेंट का विजन है। स्टूडेंट इस स्लोगन के साथ मैं छा जाओ प्लेटफॉर्म के पर लेकर आया हूँ आपके लिए फर्स्ट ईयर फिजिक्स का रिवीजन। इसमें अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया अपने लेक्चर्स को। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसके असाइनमेंट डीडीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। आज का हमारा लेक्चर है डायनेमिक्स चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने डिस्कस करना है, जिसमें न्यूटन्स लॉ, मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन है। इस चैप्टर को, इस पूरे लेक्चर को, इस सेशन को देखने से पहले एक दफ़ा अपने जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने लेक्चर लिया हुआ है ना, उसको एक गो थ्रू कर लेना सिर्फ, ताकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एमसीक्यूज और इसके प्रॉब्लम्स में बहुत कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा और यहीं पे आपको इंशाल्लाह सॉल्व कराऊंगा। तो स्टार्ट करना है। आज हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में ही एमसीक्यूज के क्विज़ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे। देखो मेरे बेटा, एमसीक्यूज में हमारे पास सबसे पहले क्या है, एमसीक्यूज नंबर 1। देखो टाइमर तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है, तो टाइमर से बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को नोट करना है। इसी टाइम पे आपने इतनी ही टाइम में एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। सेशन में भी पॉज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले सवाल को देखो कि क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन रिएक्शन इक्वल होता है, अपोजिट होता है, बट दे एक्ट, वो जो एक्ट करते हैं लाइटर बॉडी, लाइट बॉडी पर, हैवी बॉडी पर, डिफरेंट बॉडीज पर या सेम बॉडीज पर। तो एक्शन रिएक्शन में अगर आप नोटिस करो, एक बॉल को दीवार के ऊपर मारो भाई, तो बॉल का एक्शन वॉल के ऊपर होगा और वॉल का रिएक्शन बॉल के ऊपर होगा। तो एक्शन बॉल कर रहा है, रिएक्शन किसका आ रहा है? रिएक्शन आ रहा है वॉल का। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्शन रिएक्शन एक्ट करते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? सी। ओके ना। नेक्स्ट अगला सवाल अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है, द टाइप ऑफ मास डेट अपेयर्स इन न्यूटन्स सेकंड लॉ। टाइप ऑफ मास न्यूटन सेकंड लॉ में क्या होगा ऑफ मोशन इज नोन एज। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है मेरे बच्चों? F इज इक्वल टू ma। टाइमर तुम्हारा स्टार्ट हो गया, गौर से सुनो और अच्छे से समझो। इसमें जो m है वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल मास, इनर्शियल मास, इंस्टेंटेनियस या रेस्ट मास। ओके, देखोगे तो आपके पास F इज इक्वल टू ma में अगर आप नोटिस करें तो ये जो मास है, ये मास बेसिकली तुम्हारे पास क्या कहलाता है मेरे बच्चों? इनर्शियल मास कहलाता है। और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, टाइमर के लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह तुम मैनेज कर सकते हो इसे और अपने सेशन को बहुत अच्छा बना सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे अगला एमसीक्यूज हमारे पास नंबर 3 में है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगेन F इज इक्वल टू ma, लेकिन इसको और भी एक नाम से जाना जाता है जी भाई। वो क्या होगा मेरे बच्चों? तो अगर तुम्हें याद हो तो F इज इक्वल टू ma में ये a एक्सेलरेशन है और न्यूटन सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चों बी। ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे अगला एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास है, मैथमेटिकली न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या कहलाता है? मोमेंटम। बहुत गौर से सुनना है, अच्छे से समझना है। ये वाला पूरा पोर्शन में टाइम को पॉज कर रहा हूं, थोड़ा सा समझा रहा हूं थ्योरी भी। देखो इस पूरी कंडीशन में अगर मैं नोटिस करूं तो ये क्या है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है मेरे बच्चों? ये कहलाता है नेट फोर्स। अच्छा अब और से सुनना, इसी कंडीशन में अगर मैं आपके लिए ऐसे लिख दूं, F इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। अच्छा अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है
चेंज ऑफ मोमेंटम, ये कहलाता है चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। ठीक, अब इसको नोटिस करोगे ना मेरे बच्चों, तो एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, इन दोनों से अगर मैं डिस्कस करूं तो ये दोनों हमारे पास इम्पल्स के नाम से जाने जाते हैं, इम्पल्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये इम्पल्स वाला पैरामीटर है, उसको तुम कैसे डिस्कस कर सकते हो मेरे बच्चों? तो इम्पल्स को अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस कर लूं तो इम्पल्स कहलाता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम हो गया और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आएगा तो वो कहलाएगा नेट फोर्स। तो दो डेफिनेशन आ गई आपके पास अलग अलग अच्छे तरीके से। इम्पल्स को आमतौर पर ऐसे जे भी लिखते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा मैं टाइमर को भी इसलिए ऑफ कर लिया कि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाए, एमसीक्यूज के अंदर ही थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके लिए एक दफ़ा रिकॉल हो जाए। ठीक है। नो, अब अगर नोट करोगे तो मेरे पास सवाल में क्या था, मैथमेटिकली न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है मेरे बच्चों, डेल पी अपॉन डेल्टा टी, और इसको अगर डिस्कस करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे अगला। देखो भाई हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 5 में, एमसीक्यूज नंबर 5 में मेरे बच्चों अब अच्छे तरीके से क्या करो भाई, पॉज कर लो, पॉज कर लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टाइमर आपके पास ऑन हो चुका है। द फोर्स ऑन 10 kg मीन्स मास, ओके, और उसके बाद ये फोर्स गिवन है 25 न्यूटन, एक्सेलरेशन निकालना है। नोटिस करोगे तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों F इज इक्वल टू ma, A इज इक्वल टू F ओवर m, वेयर एज दिस इज 10, दिस इज व्हाट वी हैव, फोर्स 25 है, सॉरी फोर्स 25 है, फोर्स 25 है, ओके, और मास है आपके पास 10, तो ये बन जाएगा 2.5 हैविंग दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड व्हाट वी हैव द राइट ऑप्शन इज, ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके ना, तो एक एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पर भी ऐसे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अगला एमसीक्यूज नंबर 6 में अगर मैं डिस्कस करूँ आपके पास, और टाइमर ऑन हो चुका है, टाइम का बहुत ख्याल रखना है, हर एमसीक्यूज में मैं टाइम के बारे में जरूर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि 17 एमसीक्यूज टोटल आपके बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। अब इन टोटल 17 एमसीक्यूज में आपने कोशिश करना है कि वो 15 से 20 मिनट के दरमियान ही हो जाए, 15 मिनट इज मोर देन इनफ। ठीक हो गया, तो इसको एक दफ़ा देख लें। सवाल में क्या है मेरे बच्चों, सवाल में है कि एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बाय अ फोर्स। अच्छा भाई, फोर्स क्या होगा बताएंगे? जी बच्चों, फोर्स के लिहाज से बात करेंगे तो ये 1 है, मास भी 1 है, F इज इक्वल टू ma, दिस इज 1 into 1 और हैविंग दिस 1 न्यूटन। सिंपल हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 1 न्यूटन, एंड व्हाट वी हैव द 1 न्यूटन। ओके ओके, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, ये भी सुन लो, जैसे कि आपके पास पाउंड है, यहाँ पर डाइन गिवन है, ठीक है, और फोर्स का अब फोर्स की यूनिट हमारे पास एम के एस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है मेरे बच्चों न्यूटन। ओके ना, न्यूटन पढ़ते हैं। अच्छा, CGS में फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, फोर्स की यूनिट होती है डाइन। ओके, अब इसको गौर से सुनोगे, 1 न्यूटन 10 की पावर 5 G डाइन के बराबर होते हैं।
ये है हमारे पास इसका बेसिक रिलेशन। तो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। मैं थ्योरी की चीज़ें इस चैप्टर में शुरू से नहीं किया, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ में भी कुछ ऐसी ट्रिकी चीज़ें हैं जो आमतौर पर बच्चे अपनी क्लास में मिस कर जाते हैं, उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ में ही आपके लिए डिस्कस कर लूँ। ठीक है ना। अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 7 में देखोगे मेरे बच्चों, तो एमसीक्यूज़ नंबर 7 क्या है? एमसीक्यूज़ नंबर 7 में द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। तो हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया बेसिकली क्या कहलाता है मेरे बेटा? इनर्शिया बेसिकली मास कहलाता है, मास, और मास है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या मेरे बच्चों? ए। सिंपल। उसके बाद देखोगे एमसीक्यूज नंबर 8 में, और टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, और उसमें अगर नोट करोगे तो पैसेंजर शुड नॉट स्टैंड इन अ मूविंग बस। एक बस बहुत तेजी से मूव कर रही है और पैसेंजर को उसमें खड़ा होना तो रिस्क है यार। ठीक है। अब उसमें अगर नोटिस करोगे तो बस में बिकम अनबैलेंस पहले केस में, पैसेंजर में फॉल फॉरवर्ड एज द बस सडनली स्टॉप। रीजन है, मैट्रिक में याद होगा, 9 मैट्रिक में पढ़ा होगा आप लोगों ने बिल्कुल। बस में नॉट मूव फास्ट, और हो सकता है आप खड़े हो जाए तो बस तेज़ ना चल सके। वैसे हमारे ड्राइवर हजरात जो है माशाल्लाह बहुत तेज़ होते हैं, मतलब गाड़ी से तेज़ तो ड्राइवर होता है, क्या कहते हो? हाँ ठीक। देखो भाई सोचें, आपके पास टाइम कम रह गया। देखो आम अल्फाज में एक पैसेंजर अगर किसी मूविंग बस में अगर खड़ा हुआ है, अनबैलेंस तो होगा, लेकिन अगर बस सडनली स्टॉप कर जाए ना तो इनर्शिया की वजह से वो फॉल फॉरवर्ड हो सकता है, रिस्क है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगला एमसीक्यूज हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 में है, और एमसीक्यूज नंबर 9 में क्या बोल रहा है? फ्रिक्शन इज आ, फ्रिक्शन बेसिकली क्या है? डैश फोर्स। फ्रिक्शन कौन सा फोर्स होता है? तो फ्रिक्शन बेसिकली हमारे पास सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चों ए। ठीक। नेक्स्ट उसके बाद अगला एमसीक्यूज नंबर 10 में क्या है मेरे बेटा? एमसीक्यूज नंबर 10 में इफ द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज दिस। किसी भी बॉडी का हमारे पास चेंज इन मोमेंटम गिवन है, मींस डेल्टा पी गिवन है, और ये क्या है? हैविंग दिस चेंज इन मोमेंटम इज दिस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 kg मीटर पर सेकेंड। ओके ना। उसके बाद व्हाट इज द इम्पल्स? तो इम्पल्स क्या होगा? गौर से सुनना, चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स ये दोनों एक ही चीज़ है, जैसे कि अभी हम पिछले एमसीक्यूज में डिस्कस कर रहे थे। तो इम्पल्स बोलो या चेंज इन मोमेंटम बोलो, दोनों का केस सेम होगा। तो अगर चेंज इन मोमेंटम 50 है तो इम्पल्स भी 50 हो जाएगा। बस गौर से सुनना, अगर यहाँ पर रेट ऑफ ऐसे लिखा होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर ये लिख कर देता ना आपको मेरे बच्चों, तो फिर आप नेट फोर्स पर चले जाते। ठीक हो गया। अभी रेट ऑफ चेंज की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है, डेल्टा पी की बात कर रहा है। तो डेल्टा पी में जो चेंज इन मोमेंटम है वही इंपल्स, एंड द राइट ऑप्शन इज बी। ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद मेरा बेटा अगला एमसीक्यूज नंबर 11 में चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड। चेंज इन मोमेंटम क्या कहलाता है? तो चेंज इन मोमेंटम बेसिकली मेरे पास कहलाता है व्हाट वी हैव इम्पल्स, मींस दिस इज व्हाट वी हैव डेल्टा पी इज इक्वल टू जे। ओके ठीक। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा अगला एमसीक्यूज हमारे पास 12 में है, द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम के लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी होता है। ओके पहली बात। दूसरा, अगर मैं इसी में केजी के बारे में बात करूं, मीटर पर सेकंड के बारे में बात कर लूं, तो एक यूनिट तो ये हो गई। अच्छा, इसी के साथ साथ मेरे पास न्यूटन और जूल में क्या है? गिवन ऑप्शंस है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, ये केजी है, ये मीटर है, ये सेकंड है, इसको सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा मेरे बेटा? अब मेरे पास हो जाएगा कि ये केजी और ये पूरा ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन जाएगा क्या? केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू और ये सेकंड। ओके, अब ये वाला पूरा फैक्टर क्या बन गया हमारे पास? F इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, F इज इक्वल टू एम ए क्यों बोल रहा हूं मैं? तो देखो ये एम ए में एम है केजी,
ए है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये न्यूटन हो गया और ये सेकंड हो गया और ये आपके पास न्यूटन सेकंड हो गया। और राइट ऑप्शन क्या है मेरा बेटा, राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा बी। ओके ना, एक कंडीशन ये हो गई एमसीक्यू नंबर 12 में। होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से तरीके से एमसीक्यू समझ में आ रहा होगा और इसमें कुछ थ्योरी की चीजें भी मैं बार बार रिपीट इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में ऐसे बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है। न्यूटन्स के लॉज हैं, मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन है, कुछ फ्रैक्शन है और कुछ हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज के बारे में भी डिस्कशन है। ठीक है, नाउ अगला हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 13 में क्या है मेरा बेटा, एमसीक्यूज नंबर 13 में हमारे पास है कुछ इस तरह से कि व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन, ठीक हो गया, द गन रिकॉइल बैकवर्ड विद अ वेलोसिटी। अच्छा भाई, कभी फायरिंग वायरिंग करी है? हाँ बच्चा वाड़ी, अगर आप लोगों ने कभी फायरिंग करी हो तो जब आप फायरिंग करते हैं तो बुलेट की स्पीड ज्यादा होती है और गन की स्पीड कम होती है। उसका बेसिक रीजन क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखो तो मोमेंटम हमारे पास क्या है, तो मोमेंटम हमारे पास है एफ पी इज इक्वल टू एम वी। अब मोमेंटम क्योंकि सेम रहेगा ना, तो जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा और जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम। तो बुलेट का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो बुलेट बहुत तेजी से फायर होने के बाद मूव करता है। ओके ना, लेकिन अगर मैं गन की बैकवर्ड स्पीड के बारे में बात करूं तो वो लाजमी लेस देन होगा, वो कम हो जाएगा किसके, बुलेट के मुकाबले में। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों, ए होगा। ठीक हो गया, तो एक कंडीशन तो ये भी आ गई। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे नंबर 14 में, नंबर 14 में क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब ये तो सिंपल एफ है, हम लोगों ने इसको डिस्कस भी कर रखा है, तो ये फोर्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फोर्स, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद नंबर 15 में कुछ इस तरह से है, इन एन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात हो रहे है। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, अब दो चीज ऐसे सुनो। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जिसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब इसको ऑप्शंस में डिस्कस करेंगे तो मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, दोनों होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम वाली बात हो गई। ठीक है, चले, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी नो, इट इज मोमेंटम होना चाहिए, मोमेंटम। ओके ओके, अच्छा हो गया। ठीक, और उसके बाद बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, ये सही हो गया। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा मेरे बच्चों, सी होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारे पास आ गई। ऐसे ये एमसीक्यू नंबर 15 था। 16 में देखेंगे मेरे बच्चों, इन एंड इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात हो रही है। अच्छा, अब इन इलास्टिक कोलिजन क्या कहलाता है? इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है? अब तो इलास्टिक कोलिजन को पहले समझ लिया हम लोगों ने कि इलास्टिक कोलिजन में बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, बट इफ वी टॉकिंग अबाउट द इन इलास्टिक कोलिजन ओनली मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट एंड काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है उसमें। हाँ, इसमें ऐसे याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। अब जब काइनेटिक एनर्जी लॉस मींस टू से काइनेटिक एनर्जी लेस देन आफ्टर कोलिजन होगा, तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक, तो एक कंडीशन तो ये हो गई। एमसीक्यू नंबर 17 में मेरे बच्चों कुछ इस तरह से है कि एक लाइटर बॉडी है और एक लाइटर बॉडी है कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अ मैसिव बॉडी विच इज एट रेस्ट। मींस ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, ठीक हो गया, ये एक बॉल है, ये तो हैवी है, ये गया टकराया और क्या होगा, तो वही कंडीशन ये आ गई कि ये वापस आ गई। तो अब इसकी कंडीशन में लाइटर बॉडी के लिए क्या होगा, तो लाइटर बॉडी क्या होगा, रीबाउंस होगा विद द सेम वेलोसिटी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा हमारे पास टेकिंग ऑफ रॉकेट। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 18 में क्या है, और रॉकेट का टेक ऑफ करना, लॉन्च होना कैन बी एक्सप्लेन बाय
इसको फर्स्ट लॉ से, सेकंड लॉ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो टेकिंग ऑफ रॉकेट के लिए भी ऐसे समझो, एक रॉकेट को ऐसे लॉन्च किया गया। जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है, हम अक्सर देखते हैं स्पेस शटल में कि जब इसको लॉन्च किया जाता है तो जैसे जैसे मैक्सिमम हाइट पे जाता है ना, पेलोड क्या करता है, वो ऑफ करता है। पेलोड ऑफ करने का मतलब है मास कम होता है, वेलोसिटी बढ़ती है, मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो बहुत आसान अल्फाज में जो रॉकेट का टेक ऑफ है वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे होगा, एनर्जी पे नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सी। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे एमसीक्यूज नंबर 19 में कुछ इस तरह से है कि अ बुलेट हिट्स एंड गेट्स अबेंडेड in a solid block resting on a horizontal fractionless table what is conserved। तो एक चीज ध्यान में रखना, ये इनइलास्टिक कोलिजन का क्या एक एग्जाम्पल है, एक बात ध्यान में रखना। अच्छा, मैग्नेट का मतलब क्या हो गया, ये एक वॉल है, बुलेट फायर हुआ, इसके साथ जाके अटैच हो गया, फिक्स हो गया। अब ऐसी एग्जाम्पल बेसिकली हमारे पास एक इनइलास्टिक कोलिजन है, और इनइलास्टिक कोलिजन के लिए तुम्हारे पास सिर्फ क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मोमेंटम अलोन, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आखिरी एमसीक्यूज हमारे पास कुछ इस तरह से मेरे बच्चा कि अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल which recoil after firing, okay, the ratio of the kinetic energy of the rifle to that of क्या होगा मेरे बच्चों, बुलेट। तो हमारे पास राइफल और बुलेट के लिहाज से क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का रेशो। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होना चाहिए, बहुत गौर से सुनो, अच्छे से समझो, सवाल की वर्डिंग को जरूर पढ़ा करो। देखो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं ना, तो अक्सर तुम नोट करो, मैं पढ़ता हूं और लाइन बनाते हुए जाता हूं। हर एक सेंटेंस में सवाल का कुछ कंसेप्ट जरूर छुपा हुआ है। ठीक है, आप घर पे बैठ के देख रहे हैं, पॉज करेंगे, सोचने के आपके पास टाइम है। लाइव में तो मैं ये लगाया हुआ हूं, ठीक है, टाइमर है। इस लिहाज से देखो, काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछ रहा है राइफल और बुलेट में। ठीक है, तो इसको अगर तुमने नोटिस करना हो ना मेरे बच्चों, तो ये राइफल के लिहाज से अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो एक राइफल हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, और सॉरी बुलेट के लिहाज से तो ये लेस देन हो जाएगा, जैसे कि अभी भी काइनेटिक एनर्जी को लॉस को हम पढ़ कर आए, तो लेस देन 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बुलेट के ज़्यादा होती है। क्यों होती है, तो पहले ये भी सुन लो क्यों होती है। राइफल के लिए काइनेटिक एनर्जी F = ma। ओह, देख रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ, हाँ बेटा, चलो भाई, हाफ mv², ओके, एंड दिस इज फॉर बुलेट राइफल, ओके, आर लिख देता हूँ मैं। अच्छा, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, ओके, बी लिख देता हूँ। अच्छा, अब इसमें हाफ mv² है। अच्छा, ये बात तो हमें पता है कि मास जो है, मास राइफल का, मास बुलेट का, वेलोसिटी राइफल की, वेलोसिटी बुलेट की। अब अगर मैं ऐसे देख लूं तो राइफल का मास जो है ग्रेटर देन बुलेट का मास, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन राइफल की वेलोसिटी जो है लेस देन बुलेट की वेलोसिटी। एक तो ये वाली बात हो गया। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी में इसका स्क्वायर है, और जब स्क्वायर है पहले ये ज्यादा है, जब स्क्वायर होगा तो और ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब है बुलेट की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, राइफल मतलब गन की काइनेटिक एनर्जी कम। अब जब रेशो निकालोगे तो लेस देन, ओके ना, ओके, राइट ऑप्शन इज सी। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, अब हम लोगों ने इसी डायनेमिक्स के चैप्टर में ही इस 2025 एग्जाम के लिए हम लोग ने क्या करना है मेरे बच्चों, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करना है। डिफाइन फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बेसिकली हमारे पास नेट फोर्स मतलब F = ΔP/ΔT, ये प्रूफ करना है। ठीक है, एक MCQ एक थ्योरी का ये सवाल, हाउ इज मोमेंटम रिलेट टू चेंज ऑफ, हाउ इज इम्पल्स रिलेटेड टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेम वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, आगे देखो, सवाल पूछने का अंदाज अलग अलग है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2 means before and after collision always momentum same रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम वाले केस।
टू बॉडीज है, नॉन रोटेटिंग है, स्फीयर है, ए एंड बी है। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u1 एंड u2। इसी के साथ साथ अगर देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या निकालना है, इक्वेशन ड्राइव करनी है। फिर उसके बाद फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की टाइप्स और उसके लॉज हैं। फिर हमारे पास रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, और इसी चैप्टर से रिलेटेड आपके पास बुक के न्यूमेरिकल और बुक के एग्जाम्पल। होप कि ये सब आप लोग ऑब्वियसली पूरे साल में कर चुके होंगे। एक क्विक रिवीजन का मकसद ये है कि आपसे इंपॉर्टेंट सवाल भी शेयर कर लिया जाए और आपके कंसेप्ट में थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग ऐड कर दिया जाए। बस इस पूरे सेशन का अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सर मकसद क्या है, क्यों ये सेशन कर रहे हैं, आपके जहन में ये कैसी बात आ गई, तो ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि इस पूरे सेशन से आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। सब कुछ हासिल करने का मतलब तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसमें नोटिस कर रहे होगे कि जब मैं कोई सवाल या इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं सारे सवाल तकरीबन दे देता हूँ, क्योंकि अब तो 2 पेपर बनने वाला है। इंजीनियरिंग मेडिकल का 1 पेपर है, कंप्यूटर साइंस का 1 पेपर है, तो डोंट टेक एनी रिस्क, ओके ना। नेक्स्ट, अब उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों हमारे पास क्या है, अब न्यूमेरिकल्स हमारे पास डायनेमिक्स का क्या है, तो उसके लिए देखोगे मोमेंटम समझो, वरना एग्जाम में लगेगा काफ़ी बड़ा इम्पल्स। ये बात समझ में आ रही है, अगर मोमेंटम समझ में नहीं आएगा ना तो इम्पल्स बहुत ज़्यादा लगेगा, नुकसान होगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो बेटा आप लोग, फर्स्ट ईयर का पेपर अभी जितना अच्छा दोगे, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना भी होगा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खास तौर पर जितनी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी हैं वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बेस पे ही आपको क्या दे रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं। तो उसमें अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा, उसी के परसेंटेज के बेस पे यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी, तो भाई हमें गड़बड़ नहीं करनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 1 में अगर मैं आपसे बात करूं ना मेरे बच्चों, तो इसमें कुछ इस तरह से कि 12 किलोग्राम गन माउंटेड ऑन अ व्हील शूट a 100 ग्राम प्रोजेक्टाइल विथ अभी प्रोजेक्टाइल सुन के बड़ा डर लग रहा होगा, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा होगा, टेंशन नहीं लो मैं कराता हूँ। मिजल वेलोसिटी ऑफ 1800 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री above the horizontal. Find the horizontal recoil velocity। ठीक, एक रिकॉयल वेलोसिटी और एक हॉरिजॉन्टल रिकॉयल वेलोसिटी, दोनों अलग अलग है। आप लोग ने जो बुक में पढ़ा है वो रिकॉयल वेलोसिटी है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रिकॉयल वेलोसिटी। उसके लिए तरतीब क्या है, तो मैं पहले बनाऊंगा डाटा। डाटा बनाने के लिए मेरे पास क्या है मेरे बच्चों, मास ऑफ गन m1, ठीक, और वो m1 के लिए क्या हो जाएगा, m2 लिखता मैं इसको। अच्छा, एक बात ये भी अच्छा हो गया, सवाल में आ गया कि हम कोशिश करेंगे बुलेट के जब जब जिक्र आएगा वो m ले लेंगे 1, और जब जब गन का जिक्र आएगा, ब्लॉक का जिक्र आएगा, उसको मैं 2 लूँगा। तो अपने आप को ये 1-2 वाले लड़ाई झगड़े से ना अलग करना है, तो बुलेट को हमेशा 1 रखेंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड स्पीड है v2 निकाल लूँगा मैं। तो देखोगे पहले ये 2 है और ये कितना है मेरे बच्चों, 12 kg, पहली बात हो गई। दूसरा, इसमें मास ऑफ बुलेट m1 ये है 100 ग्राम, 100 डिवाइडेड बाई 1000, ये kg, 0.01 या 0.1, ओके, 0.1 kg। अच्छा, अब हमारे पास इसी में स्पीड गिवन है, इसी में स्पीड इनिशियल क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन u है,
u2 इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट u1 इट इज ऑल्सो बीइंग 0। फिर हमारे पास नेक्स्ट है मिजल वेलोसिटी गिवन है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो मिजल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 1800 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसी के साथ साथ आपको एंगल गिवन है। मज़े की बात तो यहाँ से शुरू होगा 60 डिग्री। अच्छा, ये तुम्हें आता है, बस जो मिजल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको मैं डिफाइन करने जाऊँगा। तो टू फाइंड में रिक्वायल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, रिक्वायल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ गन v2x, ये निकालना है। अच्छा, अब गौर से सुनो, अगर सिर्फ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन की बात होती ना मेरे बेटा, तो आप स्टार्ट कैसे करते हो? अगर आपको याद हो तो आप स्टार्ट करते हो तो इस तरह कि सिंस m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो गया। तो ये तो सिंपल है। लेकिन अगर इसकी मैं तुमसे बात करना चाहूँगा 1 1 2 2 वाली बात कर लूँ, तो ये तरतीब तो v2 निकलेगा यहाँ से। ठीक हो गया, यहाँ से क्या निकलेगा v2। तुम यहीं से सॉल्व कर लेते तो v2 निकालते थे, वही रिक्वायल हो जाता। लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल बोल रहा है तो मैं बोलता हूँ ये अभी काम नहीं करो, काम इसी से करना है। हॉरिजॉन्टल के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ वो देखो। हॉरिजॉन्टल के लिए मैं लिख देता हूँ v नो डेट। अच्छा, वो फॉर्मूला लिखने का भी मेरा मकसद ये था कि तुम वो यूज टू हो, जो चेंज है ना वो यहाँ पर ऐसे कर लो कि v2x इज इक्वल टू v2 cos थीटा। जैसे v0x इज इक्वल टू v0 cos थीटा है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। गौर से सुनो आप, और यहां से अब आप लिख सकते हैं मेरे बच्चों फॉर v2, और v2 के लिए क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब बोलो सही, अब मेरी बात, ये ऐड हो गया हॉरिजॉन्टल कॉमन। अब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, आप सॉल्व करोगे v2 निकल जाएगा, और जब ये v2 निकलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा मेरा बेटा, m1 की जगह क्या आएगा, m1 की जगह 0.1 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0, 0.1 इंटू 1800 प्लस 12 इंटू v2। नाउ 0 प्लस 0 is equal to 180 plus 12 v2, and this 12 v2 is equal to माइनस का 1800। यहाँ से सॉल्व करके आओगे मेरे बच्चों तो मेरे पास v2 is equal to 180 divided by 12 which is माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड। ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन है, not the horizontal component. And if you want to calculate this horizontal component, then you have to put this value in equation number 1, and equation number 1 implies that v2x is equal to v2 having this cos theta, this one is minus 15 having cos 60 degree, okay, और cos 60 हाफ होता है, cos 60 हाफ होता है मेरे बच्चों। तो ये बन जाएगा v2x इज इक्वल टू माइनस का 7.5 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या बात है,
बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? यही आपके पास आंसर भी है, इसको बहुत अच्छे तरीके से। अगेन रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन आपको आता है भाई, बुक में है, आपने प्रैक्टिस करी, बहुत अच्छे हो आप माशाल्लाह से। हाँ, उसमें एड सीरीज पर सवाल कहाँ से? पास पेपर का सवाल है, इसी बुक से रिलेटेड। भाई बुक तो अभी पिछले साल बिल्कुल चेंज हुई है, लेकिन बुक में 90% 80% चीज़ें वही हैं जो कि चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, वही हैं जो कि आमतौर पर पुराने बुक में मौजूद थे। हाँ, उससे रिलेटेड पास पेपर में अगर ऐसा सवाल, हाँ ये सवाल पुराने बुक में भी नहीं है, पुराने बुक में वही न्यूमेरिकल हैं जो नई बुक में, लेकिन उस न्यूमेरिकल के बेस में ऐसे सवाल पास पेपर में आए हुए हैं जो अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। होता क्या है अक्सर कि हमारे एक दो न्यूमेरिकल्स या कुछ एमसीक्यूज ऐसे आ जाते हैं सवाल में जिसको देख के ही बच्चा कहता है कि सर अब क्या हुआ, ये तो नुकसान कर जाएंगे। तो इस पूरे सेशन का मेरा मकसद ये कि ये जो थोड़ा सा ट्विस्ट आता है ना एग्जाम में, और जहाँ पे बच्चा अपने आप को परेशान करता है, तो फिर लाइट चली जाती है। लाइट क्या चली जाती है भाई? सर सब भूल गए, वो सवाल ही ऐसा है कभी देखा नहीं। तो बस उस परेशानी को दूर करने के लिए पूरे सेशन का मसला है। बेहतरीन तरीके से अगर आपने इस सेशन को कंडक्ट कर लिया, अटेंड किया, सारा काम किया, होमवर्क किया, डीडीपी सॉल्व कर ली, तो इंशाल्लाह यू विल गेन द ग्रेट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, और फिर सवाल इंशाल्लाह अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमारे पास कुछ इस तरह से मेरा बेटा, 100 ग्राम गोल्फ बॉल, देखो बॉल है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विथ अ 8 kg स्टील बॉल एट रेस्ट। तो मैं तो इस कंडीशन में 8 kg स्टील बॉल मान लो बी है, हाँ इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन V1 V2 वाला, ये 100 ग्राम बॉल है, ठीक हो गया। U2 0 है, थ्योरी याद आ रहा होगा बेटा, और ये है 20 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज U1, ओके ऐसे। ये मास मान लो M1, इसका मास मान लो M2, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ द कोलिजन इज इलास्टिक कंप्यूट द वेलोसिटीज ऑफ बोथ बॉल्स आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इसके लिए V1 निकाल लेना, इसके लिए V2 निकाल लेना, बस ये वाली कंडीशन है, ठीक हो गया। तो देखो अभी तुम डेटा बनाने जाओ, तो डेटा बनाने जाओगे तो सबसे पहले मैं किसके बारे में बात कर लूँ? मास ऑफ बॉल के बारे में। मास ऑफ बॉल बुलेट है ना, M1 100 ग्राम, 100 डिवाइडेड बाई 1000, दिस इज kg, 0.1 kg, ओके। उसके बाद मास ऑफ G स्टील बॉल, ओके, स्टील बॉल एट रेस्ट पर है और मास है इसका kg, 8 kg, ओके। M2 8 kg, ओके। दोनों की इनिशियल स्पीड के बारे में बात हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल ऑफ गोल्फ बॉल लिख देता हूँ मैं। गोल्फ बॉल कितना है बेटा? U1 0 गोल्फ बॉल, ओके। फिर उसके बाद आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टील बॉल U2 ऑल्सो 0, और दिस इज नॉट द 0, ओके ना, ओके, थैंक यू। U1 कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, ज़बरदस्त, 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। अच्छा, अब जब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई तो टू फाइंड में हम गए। टू फाइंड में जब हम गए तो हमारे पास क्या है मेरे बच्चों? हमारे पास है कंप्यूट द आफ्टर कोलिजन, ठीक हो गया। आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या है?
फाइनल वेलोसिटी ऑफ गोल्फ बॉल v1, फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टील बॉल v2। ये पूरी कंडीशन आ गई। बस सिर्फ सिंपल में फॉर्मूला लिखूंगा, पुट करोगे आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। v1 v2 के लिए अगर तुम्हें इक्वेशन याद हो तो पहले अगर मैं बात कर लूँ किसके लिए बेटा, फॉर v1 बोले तो अभी गोल्फ बॉल के बारे में बात हो रहा है, तो v1 की इक्वेशन क्या थी, याद है भाई? हाँ बच्चा बाड़ी, व्हाट इज v1? v1 क्या था भाई? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर मैं v2 के लिहाज से बात कर लूँ, इसमें तो वैल्यू पुट करना होगा, v2 के लिहाज से बात कर लूँ तो v2 की इक्वेशन क्या थी मेरे बच्चों? v2 इज इक्वल टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 फिर प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ओके, अब जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारे पास इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन की सूरत में भी आ चुका, तो पहली बात आ गई। नेक्स्ट उसके बाद मेरे बच्चों देखोगे तो ऑलवेज वी हैव अ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में अगर मैं आपसे बात कर लूँगा मेरे बच्चों तो एज ऑलवेज सारे सवाल के लिए पॉज करोगे, सवाल को देखोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद उसकी पिक्चर को कमेंट्स में अपलोड कर देना भाई, लाजमी। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये पहला सवाल है हमारे पास डीडीपी में, ये हमारे पास दूसरा सवाल आ गया। अच्छा, इन तमाम सवालात को पॉज करके बिल्कुल नोट करो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सेशन को बहुत अच्छे तरीके से आपने अटेंड भी करना है और इसमें दिए गए तमाम इंस्ट्रक्शन पे बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि अभी जो मॉडल पेपर आया हुआ है सारा सवाल बुक से रिलेटेड है, ज़रूरी नहीं बुक का बोर्ड का पेपर भी एज इट इज़ आ जाए, तो इसको भी अच्छे तरीके से देखना है, उसमें गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर देखेंगे तो ये हमारे पास एक और, ये सवाल तुम्हारे बुक से रिलेटेड भी है। ठीक है, इस तरह बुक में यहाँ पे 10 गिवन है, अगर मुझे याद आ रहा है। ठीक है, 10 है, वहाँ पर 100 है। ओके, और आंसर यही आएगा। 15 और 150 से भी आंसर सेम आएगा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। ठीक है, एक सवाल ये है, ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये सारे पेपर पास पेपर से रिलेटेड सवाल थे, कुछ बुक और कुछ एग्जाम्पल से भी हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारे पास इस टॉपिक से लिहाज से तो सारे टॉपिक को हम लोग ने डिस्कस कर लिया, एमसीक्यूज देख लिया, न्यूमेरिकल भी देख लिया। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, डायनामिक्स कंप्लीट हो गया आज हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन को। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।